हैं, जहाँ तक हमको लगता है आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, हम कल आर्टिकल 18, 19 को खत्म कर चुकी थी और आज मैं आर्टिकल 21 पे आऊँगी। तो आर्टिकल 20 और 21 को खत्म करूँगी। तो आर्टिकल 20 में क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में मैं बताती हूँ। आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। आर्टिकल 20 बोलता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। आर्टिकल 20(1) में जो प्रावधान है भूतलक्षी विधि से संरक्षण। आर्टिकल 20(1) में जो प्रावधान है भूतलक्षी विधि से संरक्षण। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उतनी ही सजा का हकदार होगा जितना सजा उस समय निर्धारित किया जाएगा। आर्टिकल 20(1) में जो प्रावधान है, कोई व्यक्ति किसी सजा के लिए उतना ही हकदार होगा जो सजा उस समय निर्धारित किया जाएगा। जो सजा उस समय, यह सिर्फ फौजदारी में होता है, यह फौजदारी में होता है, लेकिन कभी कभी दीवानी मामले में भी इसे कर सकते हैं। कहते हैं आर्टिकल 20(2) में जो प्रावधान है दोहरी दंड से संरक्षण। आर्टिकल 20(2) में जो प्रावधान है दोहरी दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 20(2) में जो प्रावधान है, किसी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए अनेक दंड नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 20(2) में जो प्रावधान है, आर्टिकल 20(3) में जो प्रावधान है स्वयं के विरुद्ध गवाही। आर्टिकल 20(3) में जो प्रावधान है स्वयं के विरुद्ध गवाही। कोई भी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकता है। जैसे कि अपराध के लिए किसी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने से बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने से बाध्य नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल, नार्को टेस्ट, जीन पेंटिंग या पॉलीग्राफ, ये सब गलत है। नार्को टेस्ट, जीन पेंटिंग या पॉलीग्राफ ये गलत है, लेकिन फिंगर पेंटिंग ये वैध माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिंगर प्रिंटिंग लेने का अधिकार को वैध बताया है, ये गलत है। खिलाफ दे आर्टिकल 21 में अब क्या प्रावधान किया गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही निर्धारित वंचित किया जा सकता है। स्थापित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। कानून की प्रक्रिया पर ध्यान दी जाती है, कानून पर नहीं। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है कानून की प्रक्रिया पर ध्यान दी जाती है, कानून पे नहीं, जो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया अमेरिका का है, जो कि कानून पर ध्यान दी जाती है, प्रक्रिया पर नहीं। अमेरिका का जो प्रक्रिया है सम्यक, जो उस पे कानून पर ध्यान दिया जाता है, प्रक्रिया पर नहीं। मेनका गांधी वाद बनाम भारत सरकार 1971। मेनका गांधी वाद बनाम भारत सरकार 1971 में केस हुआ। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने विदेश जाने के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा। इसके मेनका गांधी वाद 1971 में जो केस हुआ, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 में विदेश जाने के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत विदेश जाने के अधिकार को रखा। और विधायिका कार्यपालिका दोनों ही जीवन के अधिकार से किसी को वंचित नहीं कर सकता। जैसे विधायिका हो या कार्यपालिका, दोनों ही जीवन के अधिकार से किसी को वंचित नहीं कर सकता है। मरने का अधिकार, अधित्याग का सिद्धांत। मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, और इसे मरने का अधिकार मौलिक अधिकार, अधित्याग का सिद्धांत, और यह मौलिक अधिकार नहीं है। अरुणासान बाग वाद हुआ, और इसमें 1911 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बताया और सक्रिय इच्छा मृत्यु को अवैध बताया। अरुणासान बाग वाद 2011 में हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बताया और सक्रिय इच्छा मृत्यु को अवैध बताया। जैसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बताया। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अंतर्गत जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला है तो उसे अपनी हालत पे छोड़ दे, वो मर जाए, और सक्रिय इच्छा मृत्यु है जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला है, उसके अपनी मृत्यु से पहले उसे जहर देके, कोई जहर का सुई देके हम मार देंगे, तो वो सक्रिय इच्छा मृत्यु है। इसे अवैध बताया, जो कि भारत में इसका प्रावधान है। बेल्जियम इत्यादि देश में सक्रिय इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार आर्टिकल 21 में ही आता है। स्वास्थ्य का अधिकार आर्टिकल 21 में ही आता है। जैसे बच्चा पैदा करने का अधिकार, वो भी आर्टिकल 21 में आता है। बच्चा पैदा करने का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A में रखा गया। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन हुआ और 2002 में ये संशोधन हुआ, उसे आर्टिकल 21A में रखा गया।
जैसे कि इसको इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया, जैसे और मौलिक अधिकार रखा गया, और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और ये RTE शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा, जिसके लिए RTE शिक्षा का अधिकार एक्ट पास हुआ 2009 में, और 1 अप्रैल 2010 में इस एक्ट को लागू कर दिया गया, और 1 अप्रैल 2010 में इस एक्ट को लागू कर दिया। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 में जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 में दंड और निवारक दोनों प्रकार का प्रावधान है। आर्टिकल 22 में दंड और निवारक दोनों प्रकार का प्रावधान है। दंड, जुर्म करने के बाद दंड, अगर दंड आपको दिया जाएगा तो किसी को भी अगर दंड दिया जाएगा तो जुर्म करने के बाद, और निवारक का जो प्रावधान है जुर्म से पहले अगर कोई व्यक्ति कुछ करने वाला है और वो पकड़ा गया तो वो निवारक है, अगर कोई व्यक्ति कर दिया तो उसे दंडित किया जाएगा जुर्म से पहले। आर्टिकल 22(3) में गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। आर्टिकल 22(3) में जो प्रावधान है, किसी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करने जा रहा है तो उसे पहले गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण, वकील करने का अधिकार है, कोई व्यक्ति अपने लिए वकील कर सकता है, वकील करने का अधिकार है। गिरफ्तार के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश होना। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, आने जाने के समय को छोड़ के मजिस्ट्रेट के पास। निवारक निरोध 22 आर्टिकल 22(3) में है। निवारक का जो प्रावधान है आर्टिकल 22(3) में, गिरफ्तारी का कारण ना बताना। अब किसी व्यक्ति को आर्टिकल 22(3) में जो प्रावधान है, किसी व्यक्ति को पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो उसे गिरफ्तारी का कारण ना बताना, और ना बताना 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास नहीं पेश करना, और 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के पास उसे नहीं पेश करता है तो निवारक निरोध में ये आता है। और निवारक नजरबंदी के अंतर्गत आर्टिकल 22(7) आर्टिकल और से आर्टिकल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में बता रही हूँ। आर्टिकल 22(7) में जो प्रावधान है, 3 माह से अधिक गिरफ्तारी में ना रखना। अगर कोई व्यक्ति दंड करने के बाद पकड़ाता है तो उसको दंडित किया जाएगा, लेकिन दंड से पहले वो पकड़ा गया तो उसे 3 माह के बाद ही उसे छोड़ दिया जाएगा। 3 माह के बाद गिरफ्तारी में ना रखना, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। और न्यायाधीश का सलाह बोर्ड 3 माह से अधिक के लिए सलाह दे सकती है। अगर चाहेगा कि उस व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए रखा जाए तो न्यायाधीश का सलाह बोर्ड होगा और वो इजाज़त देगा कि 3 माह से अधिक के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रख सकते हैं। जहाँ तक हमको लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। कल मैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।